बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम वॉल्यूम्स कैलकुलेट करना सीखेंगे बाय यूजिंग द इंटीग्रेशन मेथड। इसके अलावा हम डबल इंटीग्रेशन और ट्रिपल इंटीग्रेशन भी जो है वो देखेंगे, और इसके थ्रू जो है हम एरियाज़ और जो वॉल्यूम्स है वो कैलकुलेट करना सीखेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है वो है वॉल्यूम्स बाय स्लाइसिंग, राइट। जो पहली फिगर आप देख रहे हैं, इस फिगर में हमारे पास एक स्फीयर मौजूद है। ठीक है, दिस इज द फिगर इन विच वी हैव अ स्फीयर। और अगर आप गौर करें तो इस स्फीयर को हमने मल्टीपल स्लाइसेस में ब्रेक कर दिया है। ठीक है, और ये स्लाइसेस आपको दिख भी रहे हैं। इसमें से हमने एक स्लाइस जो है वो बाहर निकाल लिया, जो कि ये ब्लू कलर से शो किया गया है। अगर आप गौर करें तो ये स्लाइस जो है ये बेसिकली एक सर्कल है। ठीक है, इस सर्कल का कोई ना कोई एरिया होगा और इस सर्कल की कुछ थिकनेस भी होगी। ठीक है, तो ये जो साइड में आप इसकी बाउंड्री देख रहे हैं, दिस इज बेसिकली द थिकनेस ऑफ दिस सर्कल। अच्छा, अब अगर आप गौर करें तो ये जो थिकनेस है इसकी, या ये जो लाइन है, ये बेसिकली थोड़ी सी स्लांटेड है। अगर हम इसको थोड़ा में बड़ा करके हम ड्रॉ करें तो ये कुछ इस किस्म से आ, इसकी शेप है। ठीक है, अब इसमें जो है हमारे पास जो इसके दो सरफेसेस होंगी, या जो दो फेसेस होंगी, एक तो ये हमारे पास पहली फेस ये वाली हो जाएगी। ठीक है, जो कि आप ये देख रहे हैं, दिस इज़ आवर फर्स्ट फेस। और एक फेस जो है इसका ये पीछे वाला हिस्सा होगा, दिस इज़ आवर सेकंड फेस। इन दोनों के एरिया में, यानी कि जो सरफेस एरिया होगा, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस होगा। ठीक है, ये जो सरफेस एरिया जो कि शेडेड रीजन मैं बना रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे जो फर्स्ट रीजन है, यहाँ पे सरफेस एरिया थोड़ा सा कम होगा। और जो बैकग्राउंड में, यानी कि जो बैक एंड पे जो इसका सरफेस एरिया होगा, वो सरफेस एरिया काफ़ी ज़्यादा होगा इसके मुकाबले में। इनफैक्ट थोड़ा सा ज़्यादा होगा। लेकिन अगर हम इसकी जो थिकनेस है, यानी कि जो टी आप देख रहे हैं यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, अगर इसको हम रिड्यूस करते हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल हम इसको बहुत ही कम थिकनेस पे कन्वर्ट कर देते हैं, तो इसका बेनिफिट क्या होगा कि इन दोनों एरियाज़ में, यानी कि जो फ्रंट फेस है हमारा, फेस फर्स्ट और सेकंड फेस, इन दोनों के एरियाज़ में जो डिफरेंस होगा वो रिड्यूस हो जाएगा। यानी कि जो फर्स्ट फेस का एरिया होगा वही बेसिकली सेकंड फेस का एरिया भी होगा। ठीक है, और अगर थोड़ा बहुत कोई डिफरेंस भी है तो उसका हम इग्नोर कर सकते हैं। लेकिन अगर ये थिकनेस जो कि आप यहाँ देख रहे हो, यानी कि इधर इस रीजन में, ठीक है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक अब सिर्फ थिकनेस रह गई है इसकी, अगर इसको हम मज़ीद छोटा कर दें, यानी कि इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल थिकनेस इसको हम कन्वर्ट कर दें इसमें, तो ऐसी सूरत में फ्रंट और जो सेकंड फेस होगा, यानी कि जो इसका बैक फेस होगा, उन दोनों का एरिया सिमिलर होगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर एक स्लाइस हम ले लेते हैं और उस स्लाइस की थिकनेस जितनी छोटी से छोटी पॉसिबल हो उतना ही अच्छा है। ठीक है, उसका फ्रंट फेस का जो एरिया है वो हम कैलकुलेट कर लें, उसकी थिकनेस हम देख लें, तो आपको पता है कि अगर हम एरिया को मल्टीप्लाई कर देते हैं किसके साथ, थिकनेस के साथ, तो हमें क्या मिल जाता है, वॉल्यूम मिल जाता है। ठीक है, तो इट्स अ काइंड ऑफ जर्नल, आई मीन रूल, कि अगर हमारे पास कोई होमोजीनियस या एक रेगुलर स्ट्रक्चर की अगर कोई
क्या कहते हैं शेप है या बॉडी है, और उसका अगर हम वॉल्यूम कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हम उसका एरिया मालूम करते हैं किसी एक सरफेस का, और फिर उसको उसकी हाइट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमें क्या मिल जाता है, उसका वॉल्यूम मिल जाता है। जस्ट लाइक अगर हम किसी रेक्टेंगल का एरिया मालूम करना चाहें तो हम यही काम करेंगे। ठीक है। इसी तरह अगर कोई सिलेंडर है हमारे पास, राइट सिलेंडर है, तो उसमें हम जो उसका सर्कुलर रीजन है या जो सरफेस है उसका एरिया मालूम करेंगे, फिर उसकी हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमें उस सिलेंडर का वॉल्यूम मिल जाता है। तो बिल्कुल वैसा ही जो है इस केस में भी है। तो यहाँ पर हमने बेसिकली क्या किया है कि हमारे पास जो क्रॉस सेक्शनल जो स्लाइसेस हैं, ठीक है, इनकी जो थिकनेस है वो बहुत छोटी है। और अगर हम नंबर ऑफ स्लाइसेस इनफाइनाइट कर दें, यानी कि बहुत ज़्यादा बढ़ा दें यहाँ पर, ठीक है, कि उनकी थिकनेस जो है वो अप्रोच कर रही हो ज़ीरो को, और फिर उन तमाम स्लाइसेस को अगर हम आपस में एडअप कर दें, ठीक है, एक तो हमने एरिया मालूम कर लिया, तो एरिया को हम, ये तमाम एरिया जो हमने मालूम किया है, ठीक है, तो उनकी जो थिकनेस है वो हम आपस में एडअप करते जाएं, तो उसका बेनिफिट क्या होगा कि हमें क्या मिल जाएगा, वॉल्यूम मिल जाएगा। ठीक है जी। तो ये तो इस स्फीयर के हवाले से था। लेकिन अगर आप यहाँ पर एक फिगर देखें या एक बॉडी देखें जो कि कोन शेप की है, ठीक है, तो कोन शेप में भी क्या होगा कि अगर हम इसके स्लाइसेस निकालते जाएं और फिर स्लाइसेस का सरफेस का एरिया कैलकुलेट करें और फिर उसकी हाइट से मल्टीप्लाई कर दें उसको, तो हमें क्या मिल जाएगा, इसका वॉल्यूम मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा एक स्लाइस का वॉल्यूम। फिर हमने अगली स्लाइस का वॉल्यूम मालूम किया, फिर हमने तीसरी स्लाइस का वॉल्यूम मालूम किया, फिर चौथी स्लाइस का वॉल्यूम मालूम किया। ठीक है। और ये मालूम करने के बाद हमने क्या किया, इन तमाम को हमने ऐड अप कर दिया। तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें इस टोटल कोन का या पिरामिड का क्या कहते हैं जो वॉल्यूम है वो मिल जाएगा। ठीक है। इसी तरह इस कोन का भी हम मालूम कर सकते हैं। ठीक है। और अगर हम ये जो राइट सर्कुलर कोन आप देख रहे हैं, अगर हम इसके वर्टिकल स्लाइसेस करें, और वर्टिकल स्लाइसेस यानी कि हर स्लाइस का हम वॉल्यूम मालूम करें और फिर उसको आपस में ऐड अप कर दें, तो हमें क्या मिल जाएगा, उस कोन का टोटल वॉल्यूम मिल जाएगा। ठीक है। यहाँ जो पांचवी फिगर आप देख रहे हैं जो कि बड़ी फिगर है, यानी कि ये वाली फिगर है, ठीक है जी, इसमें यहाँ से बीच से एक स्लाइस को निकाल करके यहाँ पे दिखाया हुआ है, और इसमें जो आप देख रहे हैं क्रॉस सेक्शन, ये बेसिकली जो रेड वाला जो सरफेस आप देख रहे हैं, ठीक है, लाइन देख रहे हैं, दिस रेड लाइन, ठीक है, ये बहुत बारीक इसकी थिकनेस है। और इसके दोनों सतह पर, यानी कि ये वाली सतह और पीछे वाली सतह, दोनों की जो का जो एरिया होगा वो क्या होगा, मोर और लेस सेम होगा। तो इसका एरिया और इसकी थिकनेस अगर हम आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें इसका वॉल्यूम मिल जाएगा। तो इसी तरह इसके हर स्लाइस का अगर हम वॉल्यूम कैलकुलेट करते रहें, ठीक है, तो हमें क्या मिल जाएगा, इसका टोटल वॉल्यूम मिल जाएगा। ये तो उस केस में है कि हमारे पास हर स्लाइस का वॉल्यूम डिफरेंट हो। लेकिन अगर हर स्लाइस का वॉल्यूम या फिर हर स्लाइस का जो सरफेस एरिया है, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं फ्रंट सरफेस है इसकी, ठीक है, तो जो सरफेस एरिया इसका हो, अगर वही इसके पीछे वाले का भी हो, ठीक है, बैक एंड पे इसका एरिया भी हो जो हमारे पास एट द लेफ्ट मोस्ट साइड पे, और बीच में हमारे पास एक रेगुलर स्ट्रेट लाइन मौजूद हो जो कि आप यहाँ देख रहे हैं इस तरीके से, ठीक है, तो इसमें जो सरफेस एरिया फ्रंट वाले का है वही सरफेस एरिया बैक वाले पोर्शन का भी या फिर स्लाइस का भी है। वजह क्या है कि ये एक रेगुलर सरफेस है। ठीक है। तो इसमें फ्रंट और बैक सेम है और दरमियान की तमाम स्लाइसेस का भी एरिया क्या होगा, सेम होगा। तो अगर ऐसे केस में हम सिंपल एरिया को मल्टीप्लाई कर दें इसकी थिकनेस से, ठीक है, या हाइट से मल्टीप्लाई कर दें, तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें इसका वॉल्यूम मिल जाएगा। ठीक है, वी कैन फाइंड द वॉल्यूम देन। तो यहाँ पे यही काम किया हुआ है कि जो मेन फार्मूला लिखा हुआ है, वॉल्यूम इज इक्वल टू
पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एच। ठीक है, दिस इज द वॉल्यूम फॉर सिलेंडर। तो आपने करना कुछ नहीं है, आपने बस एक सिलेंडर जो है उसके जो राउंड सरफेस है उसका आपने एरिया मालूम कर लिया और फिर उसको आपने उस सिलेंडर की हाइट से मल्टीप्लाई कर दिया। व्हाट यू विल गेट, यू विल गेट द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। ठीक है जी, ये हमारा एक जनरल कंसेप्ट होता है जब हम वॉल्यूम कैलकुलेट करते हैं सिंपल मैथमेटिक्स में। इसी चीज़ को यहाँ पर थोड़ा सा मज़ीद इलेबोरेट किया हुआ है कि ये हमारे पास रेगुलर शेप्स हैं जो कि किसी एक एक्सिस आई मीन दो एक्सिस पर उनकी जो क्या कहते हैं शेप है वो क्या है, सेम है। तो जो पहला आप देख रहे हैं वो हमारे पास एक रेक्टेंगुलर बॉडी है। ठीक है, ये एक रेक्टेंगुलर बॉडी है और इसके साथ इसमें हमारे पास हाइट भी मौजूद है। तो इसमें जो है इसका जो फ्रंट है यानी कि ये वाला एरिया और इसका जो बैक वाला जो एरिया होगा दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। वजह क्या है, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन से जुड़े हुए हैं। ठीक है, ये एक सॉलिड बॉडी है जिसका फ्रंट फेस और जो बैक फेस है उन दोनों का एरिया सेम है। और आप कहीं से भी इसका कोई भी स्लाइस निकाल लो तो जो सरफेस एरिया होगा फ्रंट फेस और बैक फेस का वो सेम होगा। तो ऐसे केस में हम सिंपली क्या करते हैं, जैसा कि हमने एक सिलेंडर में हमने किया था कि हम सिंपल एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन कैलकुलेट करते हैं। यानी कि यहाँ हमने ये वाला एरिया कैलकुलेट कर लिया इसके फ्रंट फेस का। ठीक है, ये एरिया कैलकुलेट कर लिया, फिर इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया किससे, इसकी हाइट से। सो दिस इज़ द फ्रंट फेस एरिया, इसको मल्टीप्लाई हमने इसकी टोटल हाइट से कर दिया तो हमें क्या मिल जाएगा, इसका वॉल्यूम मिल जाएगा। ठीक है जी, इसी तरह ये हमारे पास एक सिलेंडर है। ठीक है, और इस सिलेंडर का हमने एरिया मालूम किया फ्रंट फेस का। ठीक है जी, ये हमने एरिया मालूम किया, फिर इसको हमने ट्रांसलेट किया। ट्रांसलेट का मतलब इसको हमने मूव किया आगे की तरफ। और ये डिस्क है। ठीक है ना, ये जो स्लाइस आप देख रहे हैं इट्स द पार्ट ऑफ द सिलेंडर एंड इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ डिस्क। तो अगर हमें डिस्क का एरिया मालूम है तो हमने सिंपली क्या करना है, इसको इसकी टोटल हाइट से मल्टीप्लाई कर देना है। तो हमें क्या मिल जाएगा, वी विल गेट द टोटल वॉल्यूम ऑफ दिस सिलेंडर। ठीक है, ये तो एक पूरा का पूरा फिल्ड सिलेंडर था। यहाँ जो आप थर्ड फिगर देख रहे हैं ये वाली फिगर, इस फिगर में क्या है, ये एक हॉलो सिलेंडर है। ठीक है, और इसके बीच में एक एन्यूलस मौजूद है। ठीक है, एक होल मौजूद है। इट्स अ जस्ट आई मीन जस्ट लाइक जैसे शेप होती है वॉशर की। ठीक है ना, जिसके बीच में होल होता है या फिर आप डोनट समझ लीजिए। तो ये वो शेप है, बीच में होल है और जो साइड वॉल्स हैं इसकी यानी कि कुछ इस किस्म का है। ठीक है, तो ये जो पोर्शन है इसका ये सॉलिड है जो कि मैं शेड कर रहा हूँ। ठीक है, और बीच में जो है ये क्या है, हॉलो है, ये कुछ इस तरीके से। तो इसमें भी अगर हमें टोटल वॉल्यूम मालूम करना होगा तो हम क्या करेंगे, यानी कि वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड, तो हमें सिंपल कुछ नहीं चाहिए, हमें जो शेडेड रीजन है यानी कि जो सॉलिड सरफेस है इसकी फ्रंट वाली, इसका हमें एरिया चाहिए। ठीक है, वी नीड द एरिया ऑफ दिस सॉलिड फेस और इसको हमने मल्टीप्लाई कर देना है किससे, इसकी टोटल हाइट से। यहाँ से लेके यहाँ तक हमने इसकी हाइट से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि ए मल्टीप्लाई बाय एच, वी विल गेट द वॉल्यूम ऑफ दिस एन्यूलस। ठीक है, यानी कि हॉलो सिलेंडर। इसी तरह ये एक क्या कहते हैं, ट्रायंगुलर सॉलिड बॉडी है। तो इसमें हमने इसको इसका जो क्या कहते हैं क्रॉस सेक्शन लिया या फिर इसकी जो स्लाइस लिया है वो डेफिनेटली एक ट्रायंगुलर शेप होगा। तो उस ट्रायंगल का एरिया अगर हमें पता हो उसको अगर हम इसकी हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, वॉल्यूम मिल जाएगा। ठीक है, और एक और जो हमारे पास लास्ट एग्जांपल है इसमें भी यही दिखाया हुआ है कि हमें अगर इसके फ्रंट फेस का एरिया मालूम हो तो इस एरिया को हम ट्रांसलेट करेंगे थ्रू आउट द लेंथ ऑफ दिस बॉडी। ठीक है, तो ट्रांसलेट का मतलब क्या है, आप बेसिकली इसको मल्टीप्लाई कर रहे हो इस एरिया को इसकी हाइट से।
ठीक है। तो इस केस में भी क्या है, हम एरिया को मल्टीप्लाई कर देंगे हाइट के साथ, तो हमें क्या मिल जाएगा, इसका वॉल्यूम मिल जाएगा। रीज़न बस यही है कि यहाँ पे ये शेप यानी कि ये बॉडी जो है ये क्या है, एक रेगुलर बॉडी है, और अगर इसको हम अलोंग द एक्सिस मूव करें इसके डिस्क को या इसके क्रॉस सेक्शन को, तो उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यानी कि उसकी जो डायमीटर है वो कहीं ज़्यादा या कम नहीं होगा, वो सेम रहेगा। ठीक है, इसका जो हर स्लाइस होगा उसकी उसका जो एरिया होगा वो सेम होगा, उसका वॉल्यूम सेम होगा। तो ऐसे केस में हमें सिर्फ क्या करना होता है कि हम फ्रंट या बैक का एरिया मालूम कर लेते हैं सॉलिड सरफेस का, और फिर उसको उस बॉडी की हाइट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमें क्या मिल जाता है, हमें वॉल्यूम ऑफ दैट सॉलिड बॉडी मिल जाता है। ओके। अच्छा जी, दैट वाज द काइंड ऑफ सिंपल कंसेप्ट इन विच द बॉडीज वर रेगुलर, बट अगर बॉडीज इरेगुलर हों, ठीक है, यानी कि फ्रंट और बैक का जो सरफेस एरिया हो वो डिफरेंट हो, जैसा कि आप इस केस में देख रहे हैं, हमारे पास ये जो बॉडी है, इसका अगर आप फ्रंट फेस देखें तो ये मैं ड्रॉ कर रहा हूँ फ्रंट फेस। ठीक है जी, ये इसका फ्रंट फेस हो गया, और ये इसका एरिया हो जाएगा जिसको अब हम शेड कर रहे हैं। ठीक है जी, ये इसका एरिया हो गया। तो यहाँ इसको अगर हम A1 कह देते हैं, और इसका जो बैक एंड है, ठीक है, ऑल्दो कि वो बैक है, बट मैं यहाँ पे इसको कलर कर सकता हूँ जो कि इसका एरिया शो करेगा, ये क्या है, A2 है। सो इट्स apparent दैट एरिया 1 इज मच मच ग्रेटर देन A2 here। ठीक है, पहले वाले केस में तो फ्रंट और बैक का एरिया सेम था, लेकिन यहाँ पर फ्रंट और बैक का एरिया डिफरेंट है, एक छोटा है एक बड़ा है। ठीक है जी। तो रेगुलर बॉडीज़ में हमारे लिए वॉल्यूम कैलकुलेट करना आसान था, लेकिन ऐसे केसेस में फिर हमें क्या चाहिए होता है, हमें क्रॉस सेक्शन का एरिया चाहिए होता है, और साथ में क्या कहते हैं, जो कर्व्ड रीजन आप देख रहे हैं, यानी कि ये वाला जो रीजन आप देख रहे हैं, ठीक है, जो कर्व्ड लाइन है, यानी कि जिस रेट से या जिस हिसाब से इसकी क्या कहते हैं जो बॉडी है उसमें वेरिएशन आ रही है, ठीक है, तो हमें उसका फंक्शन भी मालूम होना चाहिए, राइट। अच्छा जी, तो अब अगर आप देखें इस क्वेश्चन को, यानी कि सॉरी इस फिगर को, तो इस फिगर में जो एरिया आप ब्लू रीजन से आप देख रहे हैं, ठीक है ना, दिस इज द ब्लू रीजन, और इसको बताया गया है कि ये क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया है। ठीक है, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया जब पीछे होगा, यानी कि इस तरफ होगा, तो इसका एरिया छोटा होगा, लेकिन जैसे जैसे ये राइट साइड पे आएगा इसके एरिया में क्या होगा, इजाफा होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, एज इट गोज towards right hand side its area will start increasing। तो बेसिकली एरिया जो है वो विद रेस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस या एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। अगर आप एक्स कोऑर्डिनेट में लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे तो एरिया क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, ये जो क्रॉस सेक्शनल सरफेस है इसका एरिया क्या होगा, विद रेस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस क्या होगा, चेंज होगा। तो यहाँ पर जो आपको दिखाया हुआ है, दिस इज the point at which we have taken the cross section of this solid body. But as we go towards the right hand side of x-axis, what will happen? The area will start increasing. So this area is basically the function of the x-axis or the function of the x coordinate. अगर x कोऑर्डिनेट की वैल्यू यहाँ पर 1 है, इफ़ x इज इक्वल्स टू 1, तो एरिया कुछ और होगा। अगर x इज इक्वल्स टू 2 हो जाएगा इस पॉइंट के ऊपर, तो एरिया कुछ और हो जाएगा। तो इसका मतलब एरिया इज़ अ फंक्शन ऑफ x।
हियर। तो अगर हम एरिया मालूम कर लेते हैं और वो एरिया इन द फॉर्म ऑफ फंक्शन हो, ठीक है, तो हम बड़े आराम से इसका वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, हमें करना क्या सिर्फ होगा, हमें इसकी बाउंड्रीज या फिर हमें इसकी लिमिट्स मालूम करनी होंगी कि ये जो x की वैल्यू है जिसका ये एरिया फंक्शन है वो स्टार्ट कहाँ से हो रहा है और वो एंड कहाँ पे हो रहा है। तो आप देख रहे हैं कि इस बॉडी का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो a है और इसका जो एंडिंग पॉइंट है इसकी सॉलिड बाउंड्री का वो b है। ठीक है, और इस a और b के दरमियान जो एरिया है वो क्या है, फंक्शन ऑफ x है, मींस वी कैन राइट हियर दिस इज ax, क्योंकि हर पॉइंट के ऊपर एरिया जो होगा यानी कि हर x की वैल्यू के ऊपर जो एरिया होगा वो क्या होगा, चेंज हो रहा होगा। a के ऊपर सबसे छोटा एरिया होगा और जब ये b पॉइंट पे पहुंचेगा यानी कि जब x इज इक्वल्स टू b हो जाएगा तो क्या होगा, यहाँ पे एरिया मैक्सिमम होगा और दरमियान में ये एरिया एज अ फंक्शन ऑफ x ट्रीट होगा। सो हियर वी नीड द फार्मूला और द इक्वेशन फॉर द क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो अगर हमें इक्वेशन पता होगी तो वो हम इक्वेशन यहाँ पे पुट कर देंगे और हम सिंपली क्या करेंगे, लिमिट अप्लाई कर देंगे फ्रॉम a टू b, बिकॉज दिस वॉल्यूम और दिस एरिया belongs to the region that lies in between the domain x is equals to a and x is equals to b। ओके, अच्छा जी। अब क्या होता है कि इसी वजह से जो फार्मूला होता है वो क्या बन जाता है, v इज इक्वल्स टू इंटीग्रल a टू b ax और dx, because in this case the cross sectional area is the function of x because the area is changing with respect to x। आप x की वैल्यू चेंज कर रहे हो, यहाँ पे ये वाली x की वैल्यू है जहाँ पे मैंने रेड डॉट लगा है, तो यहाँ पर एरिया कुछ और होगा इसका। ठीक है, आप आगे इसका रेड डॉट चेंज करेंगे यानी कि आप x को राइट साइड पे लेके जाएंगे मज़ीद, तो इसका एरिया अगेन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो जैसे जैसे आप राइट हैंड साइड पे आएंगे, ठीक है, वैसे वैसे एरिया क्या होगा, इंक्रीज हो रहा होगा, बट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि हर एक्स की वैल्यू के लिए एरिया डिफरेंट होगा। तो ऐसे केस में फिर फार्मूला क्या बन जाता है, v इज इक्वल्स टू इंटीग्रल a टू b a x डी एक्स। ओके, तो यहाँ तो जो क्या कहते हैं हमने क्रॉस सेक्शन लिया था वो परपेंडिकुलर टू द एक्स एक्सिस लिया था। अगर आप गौर करें तो ये जो लाइन आप देख रहे हैं ये क्या है, परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस है। बट इट्स नॉट नेसेसरी कि हमें वॉल्यूम कैलकुलेट करने के लिए जो क्रॉस सेक्शन लेना हो वो परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस हो। अगर इस x को हम y कह देते हैं, फॉर एग्जांपल ये y हम अज्यूम कर लें और जो वर्टिकल लाइन है ये x हो जाती है, सो अब ये क्या हो जाएगा, ये a y हो जाएगा। नाउ वी विल कॉल इट द फंक्शन ऑफ y, यानी कि अब ये जो एरिया है अगर ये क्या कहते हैं फंक्शन ऑफ y हो जाएगा तो इसको हम ए वाई कह देंगे। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे आपको इस तरह से शो नहीं कर सकता था कि अगर हम इसको रोटेट कर लें 90 डिग्री, ठीक है, -90 डिग्री इसको हम रोटेट कर लें इस तरीके से लेफ्ट हैंड साइड पे, तो ये वाला जो एक्सेस आप देख रहे हैं यानी कि जो डार्क लाइन देख रहे हैं ये कहाँ हो जाएगी, ये वर्टिकल हो जाएगी। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा और ये जो बॉडी है जो आप देख रहे हैं, दिस बॉडी विल बिकम समथिंग लाइक दिस। ठीक है जी, ये इस तरीके से कुछ हो जाएगा। ओके, so now it will become y axis and this is x axis, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड पे। तो अब ये जो फंक्शन होगा यानी कि ये जो आप एरिया देख रहे हैं क्रॉस सेक्शनल, नाउ इट विल बी द फंक्शन ऑफ ए वाई। तो ऐसे केस में फिर हमें क्या करना होगा, वॉल्यूम इज इक्वल्स टू इंटीग्रल सी टू डी ए वाई डी वाई लिखना होगा। कुछ नहीं हुआ, सिर्फ हमने जो एक्सीस थे वो चेंज कर दिए हैं यहाँ पे। ठीक है, और वो चेंज करने का मतलब क्या था कि वहाँ पर बेसिकली जो क्रॉस सेक्शनल एरिया था वो परपेंडिकुलर टू द वाई एक्सिस हो गया। यहाँ पर जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ठीक है, ये क्या है, ये एक्स एक्सिस की लाइन में है। ठीक है, और अगर ये वर्टिकल कर दें आप तो फिर वो अलोंग द वाई एक्सिस हो जाएगा। ओके,
अच्छा जी। नेक्स्ट है हमारे पास सॉलिड्स ऑफ रिवॉल्यूशन। देखिए वहाँ तो हमने क्या किया था, हमने क्रॉस सेक्शनल एरिया लिया और उसको हमने ट्रांसलेट किया अलोंग द वाई एक्सिस या फिर अलोंग द एक्स एक्सिस। तो उससे हमें क्या मिल गया, हमें टोटल वॉल्यूम मिल गया। लेकिन एक और तरीका क्या होता है कि अगर हमारे पास कोई ऐसी सॉलिड बॉडी है, ठीक है, और वो रेगुलर उसका अपीयरेंस है, तो हम उसको उसके एक्सिस ऑफ जो यानी कि जो उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा उसको हम उसके एक्सिस ऑफ रिवॉल्यूशन, अगर कोई बन रहा है तो उसके अराउंड अगर उसको हम रिवॉल्व कर लें, ठीक है, तो हमें क्या मिल सकता है, उसका टोटल वॉल्यूम मिल सकता है। जैसा कि आप यहाँ पर पहली एग्जांपल में देख रहे हैं, ये हमारे पास क्या है, एक राइट सिलेंडर है, दिस इज अ राइट सिलेंडर, ठीक है। इसका अगर हम क्रॉस सेक्शन देखें तो ये कैसे बनेगा, अगर इसका हम वर्टिकल क्रॉस सेक्शन ले लें तो ये एक रेक्टेंगल बनेगा इस तरीके से, ठीक है, इट विल फॉर्म अ रेक्टेंगल। और इस रेक्टेंगल को अगर हम लेके घुमा दें, 360 डिग्री रिवॉल्व कर दें इसके अराउंड, ठीक है, तो ये क्या बना लेगा, एक सिलेंडर बना लेगा, ठीक है जी। अगर हम इस रेक्टेंगल को रिवॉल्व कर दें 360 डिग्री, तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें इस क्या कहते हैं, हमें एक सिलेंडर मिल जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर हमें फिर इसको इंटीग्रेट विद रेस्पेक्ट टू थीटा करना होगा, यानी कि इसके एंगल के हिसाब से करना होगा, क्योंकि आप एरिया सेम इस्तेमाल कर रहे हैं। इस एरिया को आप क्या कर रहे हो, एडअप करते जा रहे हो। और कितने डिग्री इसको आपने एडअप किया, 360 डिग्री इसको आप एडअप करोगे, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, पूरा सर्कल कंप्लीट हो जाएगा और ये एरिया आपस में ऐड होते जाएंगे। सो इन दिस केस वी विल हैव टू इंटीग्रेट दिस बाय क्या कहते हैं, जो लिमिट्स हो जाएंगी वो फिर थीटा हो जाएंगी। एक तो ये तरीका है। एक और तरीका क्या हो सकता है कि आप इसको अगेन फ्रॉम लेफ्ट हैंड टू राइट हैंड आप इसको ट्रांसलेट करें, मतलब आपके पास अगर ये वाला एरिया हो बैक सरफेस वाला, ठीक है, और इसको अगर आप ट्रांसलेट करें राइट हैंड साइड पे मूव करें, ट्रांसलेट मीन्स मूव करना होगा। तो इसको अगर आप मूव करते हुए लेके आएंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, इसका टोटल एरिया मिल जाएगा, क्योंकि दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे, एरिया मल्टीप्लाई बाय क्या कहते हैं, लेंथ यानी कि हाइट, ठीक है। तो अगर ये आपको हाइट पता है सिलेंडर की, तो सिंपल आपको इसका टोटल वॉल्यूम मिल जाएगा डायरेक्टली। वैसे ही हमारे पास ये एक स्फीयर भी है, अगर आप देखें स्फीयर, तो इस स्फीयर का जो क्या कहते हैं क्रॉस सेक्शन है, वो क्या हो जाएगा, इसका क्रॉस सेक्शन वो एक सेमी सॉरी हाफ सर्कल होगा, ठीक है, दिस इज हाफ सर्कल। इस हाफ सर्कल को अगर हम रिवॉल्व करें 180 डिग्री, सॉरी 360 डिग्री, तो हमें क्या मिलेगा, हमें एक स्फीयर मिल जाएगा, ठीक है। दिस इज अ हाफ सर्कल। इस हाफ सर्कल को अगर हम क्या करें, 360 डिग्री रोटेट करें, ठीक है, रोटेट करें, तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें एक स्फीयर मिल जाएगा। इसी तरह ये एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल को अगर हम रोटेट करें 360 डिग्री, तो हमें क्या मिल जाएगा, एक कोन मिल जाएगा, ठीक है जी। और अगर आप यहाँ पे लास्ट फिगर में देखें तो यहाँ पर एक रेक्टेंगल है, बट ये रेक्टेंगल थोड़े से फासले पर है अपने लाइन ऑफ रोटेशन के या रिवॉल्यूशन के, या एक्सिस ऑफ रिवॉल्यूशन से, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर इसको हम रोटेट करेंगे तो ये कुछ इस किस्म से रोटेट होगा, ठीक है, ये आगे इस तरीके से जाएगा। तो ये क्या बनाएगा, डेफिनेटली इट विल फॉर्म अ डोनट, जो कि आपको नीचे दिख रहा है, ठीक है। ये एक सिलेंडर होगा, लेकिन क्या होगा, एक हॉलो सिलेंडर होगा, इसके बीच में क्या होगा, सुराख मौजूद होगा, ये आप बीच में इसके सुराख देख रहे हैं, ठीक है जी। और जो इसकी बाउंड्री वॉल्स हैं ये क्या होंगी, ये सॉलिड होंगी, दीज बाउंड्री वॉल्स विल बी सॉलिड। तो इस केस में भी हम सिंपल यही करेंगे कि हम जो है इस रेक्टेंगल का ये सरफेस एरिया मालूम करें और इसको हम रोटेट कर दें 360 डिग्री, ठीक है। सो ऐसे जितने भी शेप्स होते हैं जिसमें अगर हम
उनका एक क्रॉस सेक्शन ले और उसको हम किसी भी एक्सिस के अबाउट अगर रोटेट करें तो हमें क्या मिल जाए, एक सॉलिड बॉडी मिल जाए। तो क्या कहलाती है, सॉलिड्स ऑफ रिवॉल्यूशन कहलाते हैं। यानी कि ऐसे सॉलिड्स इनको आप यूजिंग द रिवॉल्यूशन टेक्निक हासिल कर सकते हो, यानी कि उसको आप वॉल्यूम की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है जी। अब ये न्यूमेरिकल है, तो ये हम अगले पोर्शन में देखते हैं, अगले सेक्शन में देखते हैं इंशाल्लाह।